लगती है। हे वनदेव, हे प्रकृति की शक्ति, यदि इस मायापुर को उत्तराधिकारी देने का कोई उपाय है तो मुझे आशीर्वाद दो। तभी हल्की हवा तेज हो जाती है, पत्तियां झड़ने लगती है और अचानक सामने एक दिव्य वानर प्रकट होता है, जिसकी आंखों में अनोखी चमक थी और शरीर से सुनहरी आभा निकल रही थी। मायापुर एक ऐसा राज्य जहाँ की सबसे बड़ी पहचान थी उसका घना रहस्यमय अरण्य वन, जहाँ तरह तरह के सुंदर पशु पक्षी रहते थे। लेकिन राजा गरुड़ और रानी लीला के लिए सुंदरता अधूरी थी, क्योंकि उनके आंगन में शादी के 15 साल बाद भी किलकारियां नहीं गूंजी थी। संतान का अभाव उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी। सम्राट, हर साल एक नई आशा के साथ व्रत रखती हूँ, हर मंदिर की देहरी पर माथा टेकती हूँ, पर ये कोख ये अभी भी सूनी है। पता नहीं सारे दुनिया के दुखों को सुनने वाले भगवान मुझे निसंतान स्त्री की करुण पुकार क्यों नहीं सुनते। रानी लीला, मैंने तुम्हें कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया, फिर यह दुख क्यों पाल रखा है? तुम्हें दुखी देखकर मैं अपने राजकाज पर ध्यान नहीं दे पाता। आप राजा है, सम्राट है, पर मेरी पहचान, मैं एक माँ नहीं बन सकी। बस इसी पीड़ा ने मेरी आत्मा को घेर लिया है। राजा और रानी की इस पीड़ा को केवल वे ही नहीं, पूरा महल महसूस कर रहा था और सारे दरबार में कानाफूसी होती रहती थी। मुझे तो लगता है ये राजा जिंदगी भर निसंतान रहेगा। हमें अपने राज्य के उत्तराधिकारी के लिए नए प्रतिभाओं की तलाश शुरू कर देना चाहिए। सही कहा मंत्रीवर, जब ये राजा जवानी में अपनी रानी की गोद नहीं भर सका तो इस अधेड़ अवस्था में क्या ही उखाड़ लेगा। और नहीं तो क्या, जब देखो तभी अपना सारा राजकाज हम राज कर्मचारियों पर डाल खुद उस बांझ रानी के साथ बैठा रहता है। अगर हम पर इतना ही भरोसा है तो हमें ही राजा क्यों नहीं बना देता? खुद क्यों बना बैठा है, जोरू का गुलाम कहीं का। तभी पेड़ के पीछे छिपी रानी लीला सब बात सुन लेती है और दुख भरी सिसकियां भरते हुई बुदबुदाती है। तो हमारे निसंतान होने के कारण लोग मेरे परमवीर सम्राट और मुझ जैसी सती स्त्री के बारे में ऐसा सोचते हैं। इसमें मैं इनको भी क्या दोष दूं? जब भगवान ही मेरे साथ नहीं तो गैर लोगों से क्या ही उम्मीद करना। तभी रानी लीला ने ठान लिया कि अगर भगवान उनकी पुकार नहीं सुन रहे तो वे स्वयं देवताओं की शरण में जाएंगी। इसीलिए वो अपने सारे सजीले वस्त्र उतारकर एक साधारण सफेद साड़ी पहनती है और अपनी बूढ़ी सेविका के साथ महल से बाहर निकल पड़ती है। महारानी, अरण्य वन जाना सुरक्षित नहीं, वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती है। कहा जाता है कि देवताओं और प्राणियों की अदृश्य शक्तियाँ वहाँ बसती है और शायद वही शक्तियाँ मेरी भी पुकार सुनेंगी। वे दोनों घने जंगल में प्रवेश करती है, जहाँ रानी लीला एक विशाल प्राचीन वृक्ष के नीचे घुटनों के बल बैठ जाती है और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगती है। हे वनदेव, हे प्रकृति की शक्ति, यदि इस मायापुर को उत्तराधिकारी देने का कोई उपाय है तो मुझे आशीर्वाद दो। तभी हल्की हवा तेज हो जाती है, पत्तियां झड़ने लगती है और अचानक सामने एक दिव्य वानर प्रकट होता है, जिसकी आंखों में अनोखी चमक थी और शरीर से सुनहरी आभा निकल रही थी। रानी लीला, तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बालक कोई साधारण बालक नहीं होगा, वह मनुष्य और प्रकृति के बीच की कड़ी बनेगा। लेकिन याद रखना, यह वरदान है और इसकी परीक्षा भी होगी। आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। यह मेरी भूमि है, मेरी आत्मा है ये। इस भूमि की रक्षा के लिए तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा, पर क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर मेरा पुत्र इस धरती की रक्षा करेगा तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा।
वानर धीरे से मुस्कुराता है और उसकी चमक बढ़ने लगती है। वो हाथ बढ़ाता है और एक दिव्य फल रानी के हाथ में रखता है। लो, इस फल को खा लो और फिर देखो तुम्हारी कोख कैसे फूलों की तरह खिल उठेगी। रानी श्रद्धा से फल को ग्रहण करती है और जैसे ही वो इसे खाती है, आसमान में बादल गरजने लगते हैं और हल्की बारिश होने लगती है, जैसे स्वयं प्रकृति इस आशीर्वाद की गवाही दे रही हो। तभी रानी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। वानर देवता की जय हो, वानर देवता की जय हो, रानी लीला गर्भवती हो गई। कुछ महीनों बाद मायापुर के महल में वो दिन आया जिसका सभी को इंतजार था। महल के अंदर राजवैद्य मंत्र पढ़ रहे थे और दासिया गंगा जल छिड़क रही थी। आखिरकार लीला की सूनी गोद भर जाती है। अरे मंत्री, सेनापति, सभी इधर आओ। देखो, आखिरकार मैं पिता बन ही गया। जाओ और सारे राज्य में सूचना दे दो कि उनके होने वाले नए राजा ने जन्म ले लिया है। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। हे देव, ये बालक तो किसी साधारण मानव का नहीं लग रहा। क्योंकि ये बालक किसी साधारण मानव का नहीं, यह इस भूमि का पुत्र है जो वानर देवता ने हमें वरदान स्वरूप प्रदान किया है, जिसे आज से सारा संसार कपिल के नाम से जानेगा। सारे मायापुर राज्य में ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और पूरी प्रजा झूम उठती है। लेकिन सभी के मन में एक ही प्रश्न था, क्या ये बालक वास्तव में इस राजमहल का उत्तराधिकारी बनेगा या इसका भाग्य कुछ और ही लिख रहा था। देखिए मंत्रीवर, आखिर हमें अत्यधिक काम से मुक्ति दिलाने के राजा का पुत्र आ ही गया। अब तो आप खुश हैं ना? क्या खा खुश हूँ? देख नहीं रही ये बालक कैसे बंदर की तरह लग रहा है। पता नहीं इसके अंदर राजपाट संभालने की काबिलियत होगी भी या नहीं, या केवल यह नाम मात्र का पुत्र है। वैसे इस विषय में एक कहावत भी प्रचलित है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। धीरे धीरे समय बीतता है और कपिल बड़ा होने लगता है। लेकिन महल में बाकी राजकुमारों की तरह कपिल ने तलवारबाजी नहीं सीखी, बल्कि उसे पेड़ों पर चढ़ना, पक्षियों की भाषा और जंगली जीवों के साथ खेलना पसंद था। राजा गरुड़ ने किसे उत्तराधिकारी बना दिया? यह लड़का घोड़ों की बजाय हिरणों के साथ दौड़ता है, हथियारों के बजाय पेड़ों की छाल से खेलता है। क्या मायापुर जैसे विशाल राज्य की गद्दी पर ऐसे उज्जड़ बालक को दी जा सकती है? मुझे तो लगता है हमें महाराज को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहना चाहिए। तभी राजा गरुड़ ये सुन लेते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। बस एक गहरी रहस्यमय मुस्कान उनके चेहरे पर होती है। राजा जानते थे कि उनकी संतान साधारण नहीं। मैं आपके पुत्र के बारे में बात नहीं कर रहा था महाराज, तो मैं अपने पुत्र के बारे में बात कर रहा था। कृपया आप मुझे गलत मत समझ लीजिएगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, आपका तो कोई पुत्र ही नहीं है सेनापति महोदय। है ना, बिल्कुल कल ही पैदा किया। आपने? नहीं किया, मेरी पत्नी ने। उसमें मेरा भी छोटा सा योगदान है। समय के साथ मायापुर का राजमहल, जहां पहले सिर्फ उत्सव और आनंद का माहौल था, अब धीरे धीरे संघर्षों की भूमि बनता जा रहा था। राजकुमार कपिल, जिसका जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था, अब जवान हो चुके थे। लेकिन वो अभी भी महल के किसी भी अन्य राजकुमार जैसे नहीं थे। उसकी पसंद नापसंद, उसका व्यवहार, उसकी सोच, सब कुछ अलग थी। तुम लोगों को पता है कि महल में अगर किसी ने देख लिया तो कहेंगे कि राजकुमार जंगल के जानवरों के साथ खेलता है। इसका जंगली वानर का पशु प्रेम तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसे तो मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी कभी नहीं बनने दूंगा, नहीं तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। दुनिया का सबसे बुद्धिमान मंत्री एक बंदर के अधीन होकर काम करता है। छी, आखथू।
धीरे धीरे महल में कपिल की इस प्रवृत्ति को लेकर असंतोष बढ़ने लगा था। महाराज, यह राज्य एक महान राजा की मांग करता है, जो युद्ध में वीर हो, रणनीतियों में चतुर हो और शत्रुओं को हराने का मादा रखता हो। लेकिन हमें क्षमा करें महाराज, आपका पुत्र जंगल में कूदता फांदता है, पशु पक्षियों से बातें करता है। क्या वो सचमुच इस राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता है? मैं जानता हूं कि आप लोग मेरे बंदर पुत्र के बारे में क्या सोचते हैं। मैं कुछ भी बोलूं, आप लोगों के पास उसका उत्तर पहले ही तैयार होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे पुत्र को खुद को साबित करने के लिए थोड़ा समय दें, क्योंकि अब मैं नहीं बल्कि समय ही सबसे बड़ा उत्तर देगा। इन्हीं तनावों के बीच एक बुरी खबर मायापुर पहुंची। पड़ोसी राज्य कलिंगा का राजा भद्र मायापुर पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। ये सुन सारे दरबार में अचानक हलचल मच जाती है। महाराज, राजभद्र ने संदेश भिजवाया है। अगर मायापुर का उत्तराधिकारी योग्य है तो वह युद्ध में सामने आए, अन्यथा यह राज कलिंगा का अधीनस्थ माना जाएगा। यह तो सीधी चुनौती है महाराज, हमें तुरंत युद्ध की तैयारी करनी होगी। एक युद्ध मात्र सत्ता के लिए? क्या बिना रक्त बहाए यह संकट नहीं टल सकता? युद्ध और रक्तपात तो राजाओं की पहचान है। राजकुमार, आप तो जंगल में घूमते हैं, आपको क्या पता युद्ध क्या होता है? अगर कलिंगा हमें हमारी शक्ति मापने की चुनौती दे रहा है, तो हम अपनी ही शर्तों पर उसे उत्तर देंगे, और वह उत्तर तलवार से नहीं बुद्धि से होगा। ये सुन पूरा दरबार आश्चर्य से कपिल को देखने लगता है। सेनापति उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, आपके कहने का क्या मतलब है बंदर? मेरा मतलब है राजकुमार, क्या हम दुश्मन देश के सामने शस्त्र उठाने की बजाय उनके पास एक बित्ते की कलम लेकर पहुंच जाएं? आए? मैंने जो कहा मैं उसके लिए उत्तरदायी हूं सेनापति महोदय। आपने जो समझा उसके लिए नहीं। आप शायद इस कपिल को पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। कपिल जानता था कि उसके पास कलिंगा की विशाल सेना से लड़ने के लिए सैनिक कम है, लेकिन उसके पास एक और शक्ति थी, प्रकृति की शक्ति, जिसका इस्तेमाल करने में वो सिद्ध हस्त था। अगर हम कलिंगा की सेना को जंगल के अंदर फंसा लें, तो हमारी जीत पक्की होगी। पर राजकुमार, जंगल में युद्ध लड़ना असंभव है, और ये बात आप भी जानते हैं। वहां तो हर एक पौधा भी जानलेवा हो सकता है। यही तो हमारी जीत का रहस्य है। कलिंगा की सेना जंगल से परिचित नहीं है, लेकिन मैं हूं। जंगल हमारा मित्र होगा और हम उसी के सहारे ये लड़ाई जीतेंगे। लेकिन जहां कपिल अपनी योजना बना रहा था, वहीं महल के अंदर एक और साजिश रची जा रही थी। महल के एक अंदर गलियारे में कपिल का चचेरा भाई राजकुमार देव, जो दरबार का एक अन्य उत्तराधिकारी था, कुछ दरबारियों से गुप्त बातचीत कर रहा था। कपिल को राजा बनने से रोकना है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वह खुद ही महल छोड़ दे। आपका क्या मतलब युवराज? जंगल उसका घर है ना। अगर वहां उसे एक धोखा दिया जाए, अगर उसकी ही बनाई गई योजना उसके खिलाफ मोड़ दी जाए तो? देव की आंखों में एक शातिर मुस्कान चमकती है। उधर कपिल अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए जंगल जाता है और अपने जानमन मित्रों से सहायता मांगता है। मायापुर का भविष्य सिर्फ मनुष्यों के हाथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे भी हाथ में है मित्रों। क्या तुम इस युद्ध में मेरी सहायता करोगे? सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। बंदर किलकारियां मारते हैं, हाथी चिंघाड़ाता है, पक्षी सिर हिलाते हैं। ये देख कपिल के चेहरे पर संतोष झलकता है। लेकिन तभी अचानक एक तीर पास के पेड़ से टकराता है। राजकुमार, हमें धोखा दिया गया है। कोई धोखेबाज हमारी योजना को भेद कर कलिंगा को ये बात बता चुका है। क्या? इसका मतलब महल के अंदर से ही किसी ने मेरा साथ विश्वासघात किया है, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। युद्ध की पहली सुबह आ चुकी थी। कपिल का असली परीक्षण अब शुरू होने वाला था। वो एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर कलिंगा की विशाल सेना को देख रहा था। हजारों सैनिक, भारी हाथी, चमकती तलवारें, जैसे जंगल को निगलने आए हो।
हमें आज साबित करना होगा कि केवल तलवार ही नहीं बल्कि बुद्धि और एकता भी राज्य की रक्षा कर सकती है। कपिल के पीछे भी उसकी सेना थी, मायापुर के योद्धा और जंगल के प्राणियों की सेना। हाथी अपनी सूंड उठाकर गर्जना कर रहे थे। बंदरों की टोलियां पेड़ों की शाखाओं पर तैयार थी। पक्षी आकाश में मंडरा रहे थे। ये एक अनोखी सेना थी जिसने पहले कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया था। आज हमें ये साबित करना होगा कि जंगल सिर्फ छिपने की जगह नहीं बल्कि ताकत की भूमि हो सकता है, और जिन पशु पक्षियों को हम कुछ नहीं समझते वो बहुत कुछ कर सकते हैं। राजकुमार, हमें युद्ध की परंपरागत रणनीति अपनानी चाहिए। कलिंगा की सेना हमसे 5 गुना बड़ी है। यह जंगल हमें नहीं बचा सकता। तुमने जंगल को कभी ध्यान से देखा है सेनापति? यहाँ कोई अकेला नहीं लड़ता। यह पूरी धरती एक दूसरे की रक्षा करती है और हम भी यही करेंगे। कलिंगा की सेना अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। घोड़े जंगल की जमीन पर भारी पदचाप कर रहे थे और राजा भद्र सबसे आगे युद्ध के लिए तैयार गुस्से से पुकारते हुए बढ़ रहे थे। ये जंगल और उसके जानवर हमें रोक सकेंगे? यह तो बच्चे की कहानी लगती है। आक्रमण करो और इतने जानवरों को मारो कि साल भर तक हमारे गोश्त का इंतजाम हो जाए। कलिंगा के सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे जंगल के भीतर प्रवेश करते हैं, अचानक चारों ओर हलचल मच जाती है। ऊपर से बंदरों की टोलियां सैनिकों पर नारियल और पत्थर फेंकने लगती है। हाथियों की चिंगार से घोड़े बेकाबू होने लगते हैं और जंगल में छुपी जाले सैनिकों को उलझाने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? हमें तो लगा था कि एक आसान जीत होगी, मगर ये क्या हो रहा है? अरे हम कुछ भी देख नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे ये जंगल खुद जिंदा हो गया हो। डरो मत, ये सब छलावा है। आगे बढ़ो। दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य इस रिच बंदरों से पराजित नहीं हो सकते, किसी भी हाल में नहीं। तभी कपिल घने जंगल के एक ऊंचे पेड़ से छलांग लगाकर सीधे राजा भद्र के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजा भद्र, अब ये युद्ध समाप्त करो। ये जंगल तुम्हारी तलवारों के लिए नहीं बना है। एक राजकुमार जो तलवार नहीं, जंगल के जानवरों पर भरोसा करता है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे युद्ध जीत सकते हो? तलवार से नहीं, मैं अपनी भूमि की शक्ति से जीतूंगा। तुम्हारी सेना हार चुकी है, देखो चारों तरफ। राजा भद्र चारों ओर देखता है। उसके सैनिक बिखर चुके थे। हाथियों ने उनकी आपूर्ति के रथ गिरा दिए थे। ये कोई युद्ध नहीं था, ये तो छल था। युद्ध में जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि की भी जरूरत होती है, और जो धरती हमारी माँ हो उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। वैसे इस गोरीला युद्ध कहते हैं इसे, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं। चारों तरफ जंगली जानवरों से घिर चुका राजा भद्र समझ जाता है कि वो हार चुका है, इसीलिए वो अपनी तलवार नीचे रख देता है। तुम वास्तव में राजा बनने योग्य हो कपिल। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वो होता है जो अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध से पहले बुद्धि का प्रयोग करे। तभी राजा भद्र अपने सैनिकों को लौटने का आदेश देता है, जिसके साथ युद्ध समाप्त हो जाता है और मायापुर की सेना और जंगल के जीव एक साथ कपिल का जय घोष करते हैं। हमारे होने वाले नए राजा वानर राज कपिल की जय हो। वानर राज कपिल की जय हो। वानर राज कपिल की जय हो। युद्ध तो जीत लिया गया था, लेकिन एक और अंतिम लड़ाई बाकी थी, जहां कपिल को महल के अंदर अपने ही चचेरे भाई देव का सामना करना था। देव, तुमने मेरी योजना कलिंगा को बता दी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं जानूंगा? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। एक ऐसा राजा जो जानवरों के भरोसे युद्ध लड़े, वो कभी राज का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। कपिल कुछ पल चुप रहता है। तो आओ एक आखिरी युद्ध कर लें, लेकिन इस बार ये सिर्फ शक्ति का नहीं बल्कि न्याय का युद्ध होगा। देव अपनी तलवार उठाता है, लेकिन जैसे ही वो वार करने आता है, कपिल बिना तलवार उठाए उसका वार रोक देता है और देव की कलाई पकड़कर उसकी तलवार जमीन पर गिरा देता है। युद्ध केवल ताकत से नहीं जीते जाते भाई, बुद्धि, धैर्य और करुणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
तभी देव घुटनों पर गिर जाता है और उसके चेहरे पर पछतावे के आंसू छलकने लगते हैं। मैंने जो किया वो गलत किया था, मुझे माफ कर दो कपिल। तुम्हारे इस राज्य के राजा बनने के योग्य मैं नहीं हूँ। कपिल मुस्कुराता है और अपने भाई को उठाकर गले लगा लेता है और इसी के साथ मायापुर में एक नए युग की शुरुआत होती है। आज से मायापुर का नया राजा कपिल होगा, जो जंगल और मनुष्य दोनों का संरक्षक होगा। मैं वचन देता हूँ कि यह राज्य केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि हर जीव जंतु का होगा। जंगल और महल साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये सुन बंदर फिर से किलकारियां मारते हैं, हाथी फिर से चिंघारते हैं, पक्षी फिर से आसमान में उड़ान भरते हैं, क्योंकि मायापुर में एक नया युग शुरू हो चुका था। पापा, पंडित जी, ये क्या हो रहा है? चुड़ैल को हमारी मौजूदगी का एहसास हो गया है। तुम सब मरने आए हो। संध्या, तुम मेरी संध्या हो। इस चुड़ैल के वश में मत रहो। अजय, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ संध्या, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस एक अजीब सा डर लगता है। अगले ही दिन गांव में हलचल मची होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जंगल में एक लड़की चीखती हुई दिखी थी। अजय परेशान हो जाता है और संध्या को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन जंगल में पहुंचते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। अचानक उसे एक लड़की सफेद कपड़ों में दिखाई देती है। संध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजय, यहाँ से भाग जाओ, वरना क्या? हाँ, और तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, और यहाँ कभी मत आना। जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम भी चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अच्छा, तो तुम मुझसे ऐसी बात करोगी? चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या करती हो। आज मैं यहाँ से तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैंने कहा था चले जाओ यहाँ से। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अजय बुरी तरीके से डर जाता है और अपने घर में जाकर खिड़की दरवाजे तेजी से बंद करने लगता है। ये सब देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और ये दरवाजे ऐसे क्यों बंद कर रहे हो, जैसे जैसे कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हो। बताओ मुझे, कौन है वो? मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। अरे माँ, कोई नहीं है बाहर। वो तो बस ऐसे ही, बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद कर दूं। कहीं अगर धूल मिट्टी घर के अंदर आ गई तो तुम्हें बेकार में सफाई करनी पड़ जाएगी। मत खोलो दरवाजे, मत खोलो। तूफान?
लेकिन मुझे तो बाहर कोई तूफान नजर नहीं आ रहा, ना ही किसी तूफान की आवाज है। पूरे गांव में शांति फैली हुई है। फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बताओ मुझे, क्या बात है? क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? माँ, वो मैं। अरे क्या माँ वो कर रहा है? साफ साफ बोलना, क्या बात है? माँ, संध्या को कुछ हो गया है। क्या हुआ संध्या को? माँ, कल मैं और संध्या खेतों में मिलने गए थे और तभी से संध्या कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही थी। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो कह रही थी कि उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। और आज जब मैं खेतों में गया तब मैंने उसे सफेद कपड़ों में देखा उसकी आंखें पूरी लाल थी और उसके नाखून बहुत लंबे हो चुके थे। वो हवा में भी उड़ रही थी। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? संध्या के साथ क्या हुआ है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। माँ, क्या कहा? लाल आंखें और हवा में भी उड़ रही थी? तुम कहीं उस भूतिया खेतों के पीछे तो नहीं गए थे, जहाँ गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आता? हाँ माँ, हम उन्हीं खेतों में गए थे। अरे करम जले, तुझे और कहीं जगह नहीं मिली मिलने के लिए, वो भूतिया खेत ही मिला। तुझे पता नहीं है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हो गया माँ? जल्दी बताओ मुझे, कहीं मेरी संध्या को कुछ हो तो नहीं जाएगा? बेटा, संध्या पर उस खेत की बुरी चुड़ैल का साया है। समय रहते अगर संध्या को नहीं बचाया तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। क्या करना होगा माँ? जल्दी बताओ मुझे। बेटा, उस बड़ी पहाड़ी पर जो मंदिर है, उस मंदिर में बहुत पुराने और सिद्ध पुजारी रहते हैं। अब वो ही तेरी मदद कर सकते हैं। उन्हीं के पास चुड़ैल को मारने का उपाय है। लेकिन याद रहे, वो चुड़ैल तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। इसमें तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। मैं अपनी संध्या के लिए कुछ भी कर सकता हूँ माँ। मैं जरूर पुजारी जी के पास जाकर उस चुड़ैल को मारने का उपाय लेकर आऊंगा। अजय घर से निकल जाता है कि तभी वहाँ संध्या चुड़ैल के रूप में आ जाती है और कुंती को हवा में उठा लेती है। बचाओ, बचाओ मुझे कोई इस चुड़ैल से, बचाओ मुझे, बचाओ। छोड़ दो संध्या मेरी माँ को, तुम ये सही नहीं कर रही हो। तुम जाओ बेटा, नहीं तो ये तुम्हें भी मार देगी। मेरी चिंता मत करो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। होश में आओ संध्या, ये मेरी माँ है। छोड़ दो इन्हें, आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यही है ना वो जिसने तुम्हें उस पंडित के बारे में बताया। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, आज इसका मरना तय है। नहीं नहीं अजय, तुम जाओ, ये तुम्हें बस डरा रही है। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसको श्राप मिला हुआ है। यदि इसने कभी भी किसी बूढ़ी महिला को मारा तो ये पत्थर की बन जाएगी। जाओ, तुम जल्दी से पुजारी जी को लेकर आ जाओ। पंडित जी, मेरी मदद कीजिए। संध्या वो चुड़ैल बन गई है। ये तो बहुत अनहोनी बात है। क्या तुमने उसे जंगल में देखा? हाँ, उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा डरावना हो गया था और उसने मेरी माँ को भी अपने जाल में कैद किया हुआ है। लगता है ये कालिका चुड़ैल का काम है। कालिका चुड़ैल? हाँ, ये जंगल में बरसों से सोई हुई थी, लेकिन लगता है किसी ने इसे फिर से जगा दिया है। उसने संध्या के शरीर पर कब्जा कर लिया है। हमें संध्या और माँ को उससे बचाना होगा पंडित जी। ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम हिम्मत रखो तो हम उन्हें छुड़ा सकते हैं।
पंडित जी एक पुरानी पोथी निकालते हैं और उसमें से कुछ पढ़ने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक पन्ने पर जैसे टिक सी जाती है। तभी अजय उनसे पूछता है, क्या हुआ पंडित जी, अपने पन्ने पलटने बंद क्यों कर दिए? चुड़ैल को हराने के लिए पवित्र दीपक को जलाकर जंगल के प्राचीन मंदिर में रखना होगा और उस मंदिर की सबसे पुरानी और चमत्कारी भगवान शिव की मूर्ति को फिर से स्थापित करना होगा। लेकिन पंडित जी, वो पुरानी मूर्ति मिलेगी कहाँ? कुछ सालों पहले हमारे गांव में एक भयंकर तूफान आया था, जिस कारण वो मंदिर टूट गया और उस मूर्ति को सही सलामत रखने के लिए वहां के पुजारी जी ने उसे जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दिया, जिससे कि कोई भी तूफान उस मूर्ति का कुछ ना बिगाड़ सके। इसी बात का फायदा उठाकर इस कालिका चुड़ैल ने गांव के खेत पर कब्जा कर लिया और पुजारी जी को जान से मार दिया। इसका मतलब यदि हम उस मूर्ति को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो ये चुड़ैल हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी और मेरी संध्या भी बच जाएगी। हाँ, लेकिन उस मूर्ति को स्थापित करना आसान नहीं होगा। चुड़ैल हमें रोकने का हर प्रयास करेगी। वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पुजारी जी, आप जल्दी मेरे साथ चलिए। पंडित जी एक दीपक जलाते हैं जिससे वो उस चुड़ैल की ताकतों को कमजोर कर सके। रात के अंधेरे में अजय, पंडित जी और कुछ गांव वाले जंगल की ओर बढ़ते हैं। उनके हाथ में एक दिव्य दीपक होता है जो चुड़ैल को रोक सकता है। अचानक हवा में अजीब सी हलचल होने लगती है, झाड़ियां हिलने लगती हैं और पेड़ों से काले साए निकलने लगते हैं। पापा, पंडित जी, ये क्या हो रहा है? चुड़ैल को हमारी मौजूदगी का एहसास हो गया है। तुम सब मरने आए हो। संध्या, तुम मेरी संध्या हो। इस चुड़ैल के वश में मत रहो। संध्या जोर से चीखती है और जमीन पर गिरने लगती है। उसके शरीर से एक काला धुआं निकलने लगता है। अचानक एक डरावनी परछाई हवा में उठती है और गुस्से में चिल्लाती है, नहीं, मैं हार नहीं सकती। संध्या, तुम ठीक हो? जल्दी करो अजय, उस चुड़ैल के वापस लौटने से पहले हमें उस मूर्ति को ढूंढना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है। पंडित जी, मैं संध्या को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरी फिक्र मत करो अजय, तुम जाओ और सभी गांव वालों की रक्षा करो उस चुड़ैल से। अजय के साथ मिलकर सभी गांव वाले और पंडित जी भगवान शिव की मूर्ति को ढूंढने लगते हैं। पूरे खेत में ढूंढने के बाद भी मूर्ति का कोई नामो निशान नहीं मिलता कि तभी गांव के एक बूढ़े व्यक्ति की नजर झाड़ियों के पीछे एक त्रिशूल पर जाती है। अजय बेटा, वो देखो, झाड़ियों के पीछे त्रिशूल जैसा कुछ नजर आ रहा है। पंडित जी देखिए, त्रिशूल, इसका मतलब भगवान शिव की मूर्ति भी यही होगी। हमें जल्द से जल्द उसे बाहर निकालना ही होगा। सभी लोग मिलकर उस जगह की खुदाई शुरू कर देते हैं कि तभी गांव में तेज हवा चलने लगती है और कालिका चुड़ैल वापस अपने रौद्र रूप में आ जाती है। मैं तुम लोगों को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो ना? अब देखना, इस गांव का कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। मैं श्राप से भी मुक्त हो चुकी हूँ। अब कोई बूढ़ा हो या बच्चा, सब मरेंगे। तुम किसी को भी कुछ नहीं कर पाओगी। अजय, जल्दी करो, नहीं तो ये सबको मार देगी। अजय खुदाई करने में अपनी पूरी जान लगा देता है कि तभी उसकी आंखों पर मूर्ति से निकल रही तेज रोशनी पड़ती है
और अजय ये देखकर खुश हो जाता है और मूर्ति लेकर मंदिर में पहुंच जाता है। कालिका, आज तेरा अंत निश्चित है। बचाओ मुझे, ये रोशनी मुझे खत्म कर देगी। अजय, इसे हटा यहाँ से, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कालिका, तूने हम सभी गांव वालों को बहुत परेशान किया है। आज तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। कालिका का अंत हो जाता है और गांव के सब लोग खुश हो जाते हैं। संध्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और उस जंगल से बुरी आत्माएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। अजय और संध्या और सभी गांव वाले मिलकर मंदिर में शिव भगवान को धन्यवाद देने जाते हैं। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं हमेशा के लिए अंधकार में खो जाती। प्यार में कोई किसी को खोने नहीं देता संध्या। याद रखना, जहाँ सच्चा प्यार और विश्वास होता है वहाँ कोई बुरी ताकत ज्यादा देर टिक नहीं सकती। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह संदेश छोड़ जाती है कि सच्चा प्यार और हिम्मत किसी भी बुरी शक्ति को हरा सकते हैं और सच्चा प्रेम हर बुरी ताकत पर विजय पा सकता है। डर को जीतने के लिए हिम्मत और विश्वास जरूरी है। अंधकार चाहे कितना भी ताकतवर हो, प्रकाश हमेशा जीतता है।